हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन को लेकर, जहां रूसी संसद ने पुतिन को दी अनुमति, यूक्रेन पर कर सकता है बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों पर कब्जा करेगा रूस, पुतिन का सैनिकों को बड़ा आदेश। जी हां, अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहाँ प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है टीवी में डिबेट में बहस करने का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, कहा इससे सुलझ सकता है कश्मीरी विवाद। बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, पूरी बात बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने। साथ ही बताएंगे जहां पर यूक्रेन को पाकिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका, भारत की तरह से ही रूस को घेर रहा है। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है एक्सपर्ट की राय। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर कह दी है बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा इन्होंने। और अब ब्रिटेन ने रूस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों। बताएंगे किन किन चीजों पर पाबंदी लगा दी है, बड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में तीसरे फेज तक सबसे ज्यादा किसको फायदा मिल रहा है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी रिपोर्टिंग हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही अखिलेश यादव की रैली में बेकाबू भीड़ ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे क्या नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की है तैयारी। बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार ने इस बात पर खुद क्या जवाब दिया है दोस्तों। और अचानक से मार्केट से गायब हुए 2000 के नोट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है इसका सबसे बड़ा कारण, क्यों 2000 के सारे नोट मार्केट से गायब हो गए हैं दोस्तों। बेहद जरूरी खबर हम आपको बताने वाले हैं, तो हर तरह की जानकारी देंगे दोस्तों। आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर रूसी संसद ने पुतिन को दी बड़ी अनुमति, यूक्रेन पर कर सकते हैं हमला। जी हाँ दोस्तों, समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक रूसी संसद के ऊपरी सदन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के बाहर सैन्य बल का उपयोग करने की अनुमति दे दी है दोस्तों। ये कदम यूक्रेन पर व्यापक हमले की भविष्यवाणी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है दोस्तों। रूस के इस फैसले से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पश्चिम देशों की आशंका के बीच तनाव और बढ़ेगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने यह घोषणा की है और इसी के साथ मॉस्को समर्थित विद्रोही और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के लिए रूस के खुलकर बल और हथियार भेजने का रास्ता साफ हो गया है दोस्तों। साथ ही पुतिन के इस फैसले की अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने निंदा की है। आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाला है रूस और पुतिन का सैनिकों को इसके लिए बहुत बड़ा आदेश दे दिया गया है दोस्तों। पुतिन ने अपने सैनिकों को सीधा आदेश दिया है कि यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने मोदी जी को दिया टीवी डिबेट में बहस करने का प्रस्ताव, कहा इससे सुलझ सकते हैं हमारे विवाद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट के जरिए बहस की चुनौती दी है। इमरान खान ने कहा है कि इस तरह से दोनों देश एक दूसरे के बीच के विवाद सुलझा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से विशेष दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के राजनयिक संबंध निचले स्तर पर हैं। इससे पहले भी दोनों देश कश्मीर को लेकर 3 जंग लड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने रूसी मीडिया समूह रशियन टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ टीवी पर डिबेट में हिस्सा लेना होगा और हिस्सा लेना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि ये भारतीय उपमहाद्वीपीय के अरबों लोगों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे दोनों देश अपने बीच के मसलों को चर्चा से खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि भारत लगातार पाकिस्तान से कहता रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने की चेतावनी
भी दे रहा है, खासकर ऐसे संगठनों को जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकी संगठन करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव पर अभी भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि भारत ऐसी किसी भी मांग को मानने से पहले 2008 मुंबई आतंकी हमलों, पठानकोट उड़ी और पुलवामा हमलों के दोषियों को सजा देने की मांग उठा सकता है। इन हमलों के बाद से ही भारत अब तक 2 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इमरान खान की इस बात का कैसे जवाब देना चाहिए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इनकी इच्छा क्या मोदी जी को पूरी करनी चाहिए दोस्तों, या फिर इमरान खान का काम है बोलते रहना और बोलते ही रहो, कोई जवाब नहीं मिलना चाहिए दोस्तों? क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा कि पीएम इमरान खान के साथ मोदी जी को टीवी में डिबेट बहस करना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस ने यूक्रेन भेजी अपनी सेना, युद्ध के आहट के बीच यूएनएससी की बैठक में भारत ने रखी अपनी बात। जी हाँ दोस्तों, यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन मसले पर भारत की तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है। ताजा घटनाक्रम इलाके में शांति सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और भारतीय लोग रहते हैं। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आगे कहा गया है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर देता है। उम्मीद ये जताई गई है कि ये विवाद जल्द ही निपट जाएगा। तिरुमूर्ति ने कहा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जब बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को पाकिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका, भारत की तरह से रूस को घेर रहा है। एक्सपर्ट्स की राय इसको लेकर क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां पर विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के लिए यूक्रेन ठीक उसी तरह से है जैसे भारत के लिए उसकी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान का निर्माण है। उनका कहना है कि अमेरिका ने 198 साल पुराने मुनरो सिद्धांत का पालन करते हुए अपने आसपास एक भी शत्रु राष्ट्र नहीं पैदा होने दिया, तो वहीं वो खुद रूस के खिलाफ उसके पड़ोसी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर का हथियार दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन संकट पर रक्षा मामलों के नामचीन विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ट्वीट करते और कहते हैं कि पुतिन जो कह रहे हैं वो एक तरह से ये है कि रूस अपनी पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर एक पाकिस्तान के निर्माण को सहन नहीं करेगा। जहां चीन अब वैश्विक ताकत के रूप में अमेरिका की जगह ले रहा है, तो वहीं रूस अपने पड़ोस में अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने पर फोकस कर रहा है। रूस की इन चिंताओं को अमेरिका को अवश्य शांत करना होगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? विशेषज्ञों की राय बिल्कुल सही है या नहीं, गलत है या सही, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा पैदा हो। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस यूक्रेन संकट पर बोले अब राजनाथ सिंह, कहा हम बातचीत के हक में हैं। युद्ध हुआ तो 2-3 मुल्कों का मसला नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस यूक्रेन के बीच विवाद एकदम चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के मध्य युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत सहित तमाम देशों की नजर रूस यूक्रेन विवाद पर है। ऐसे में दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकल जाए। इसी बीच दोस्तों रूस यूक्रेन विवाद पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो ये मसला 2-3 मुल्कों का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल निकाल लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि तमाम देश बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से पैदा हुआ तनाव मौजूदा विश्व परिदृश्य के लिए ठीक नहीं है और यदि युद्ध हुआ तो ये 2-3 देशों का मसला नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय सुझाव होगी राजनाथ सिंह के बात का? क्या आप भी समर्थन करते हैं दोस्तों? और कितने भाई बहन मानते हैं कि युद्ध ना हो और बातचीत से इसको हल कर लिया जाए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों। इसी बीच आपको बता दें जहां पर रूस पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा एक्शन, 5 बैंक और 3 नागरिकों पर लगाई पाबंद। जी हाँ दोस्तों, बता दें जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क को आजाद मुल्क घोषित कर दिया, उसके तुरंत बाद दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। जहां ब्रिटेन ने बहुत बड़ा फैसला
लेते हुए रूस के 5 बैंक और हाई नेटवर्थ वाले 3 नागरिकों पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमें पुतिन की योजना के अगले संभावित कदमों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर युद्ध होता है तो ब्रिटेन के 44 मिलियन पुरुष, महिलाओं और बच्चों का लक्ष्य सिर्फ युद्ध लड़ना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ब्रिटेन के रक्षा सचिव वेन वालेस ने रूसी सेनाओं को चेतावनी दी है दोस्तों कि अगर रूसी सैनिकों ने प्रतिक्रिया की तो इसके गंभीर परिणाम सामने निकल कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें ब्रिटेन के पाबंदी लगाने से पहले जर्मनी ने रूस को दिया सबसे बड़ा झटका। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर लगा दी रोक, मॉस्को हुआ आग बबूला। जी हाँ, जर्मनी ने यूक्रेन संकट को लेकर रूस को बड़ा आर्थिक झटका दिया है। दोस्तों जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ऐलान किया है कि उनका देश, जिसने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के अप्रूवल प्रोसेस को रोक दिया है, $11 बिलियन की ये गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर होते हुए रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक जाएगी। ये पाइपलाइन रूस और जर्मनी के बीच पहले से चल रहे नॉर्ड स्ट्रीम 1 की क्षमता को लगभग दुगना कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, और रूस पर लगातार हर कोई एक्शन ले रहा है दोस्तों। और इसी बीच आपको बता दें जहां पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के सौतेले बेटे पर मुकदमा हिरासत में लिया तो देने लगा धमकी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सौतेले बेटे को पुलिस ने शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को अचानक इन लोगों को छोड़ना पड़ गया। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पुलिस प्रमुख को मामले में मुकदमा दर्ज करने पर लगातार फोन आने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की और कुछ घंटों की हिरासत के बाद छोड़ना पड़ गया। इतना ही नहीं, हिरासत में लेने के दौरान आरोपी खुद को इमरान खान का बेटा बताकर पुलिस कर्मियों को धमकी भी देने लगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ तालिबान बना रहा है अफगानिस्तान की सबसे विशाल सेना, पिछली सरकार के सैनिकों को कर रहा शामिल, क्या आखिर है इसका इरादा, आपको बताते हैं दोस्तों। जहां पर तालिबान अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी सेना को तैयार कर रहा है। इस सेना में पुरानी सरकार की सेवा करने वाले अधिकारी और नौसैनिक शामिल होंगे दोस्तों। सेना के परिवर्तन की देख रेख करने का काम संभाल रहे अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के रैंक क्लियरेंस कमीशन के प्रमुख लतीफुल्लाह हकीमी इस सेना की देख रेख कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते जो अगली बड़ी खबर है, भारत क्वाड का इकलौता देश जो रूस की आक्रामकता के खिलाफ नहीं बोल रहा। जी हाँ दोस्तों, कहीं इसके पीछे चीन तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं 4 देशों के समूह क्वाड में इकलौता भारत ही एक ऐसा देश है दोस्तों जिसने रूस की आक्रामकता के खिलाफ अब तक नहीं बोला है और इस पूरे मामले से उसने खुद को अलग रखा हुआ है। बेशक रूस भारत का करीबी दोस्त रहा है, लेकिन इसमें चीन फैक्टर को भी नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। बीते कुछ समय में चीन की आक्रामकता ऐसी बढ़ी है, ऐसे में भारत रूस के खिलाफ बोल बैठाए एक भरोसेमंद साथी को गंवाना नहीं चाहता है दोस्तों। चीन को चेक करने में रूस की वो कभी भी मदद ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत बहुत फूंक कर कदम रख रहा है दोस्तों। ये संकट दुनिया के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। भारत की स्थिति संवेदनशील है, उसके संबंध रूस के साथ साथ अमेरिका और अन्य यूरोपीय मुल्कों के साथ भी अच्छे हैं, तो वहीं हाल में चीन बहुत ज्यादा आक्रामक हुआ है। बेशक रूस से हमारी दोस्ती पुरानी है, मजबूत भी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि अपने हितों के लिए वो भारत के हितों का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। चीन इस समय भारत के लिए खतरा बना हुआ है। ड्रैगन की आक्रामकता के कारण ही क्वाड का गठन हुआ और इसी के चलते भारत अमेरिका और समूह के अन्य सदस्य देशों के और करीब आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्वाड के सभी देशों ने दोस्तों रूस को खरी खोटी सुनाई है, उसके हर एक्शन को नकारा है, लेकिन भारत ने अब तक कुछ नहीं कहा है दोस्तों। भारत हमेशा से रूस को सपोर्ट ही कर रहा है क्योंकि रूस भारत का पुराना और सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद दोस्त है और कोई देश नहीं। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, राय सुझाव जरूर दीजिएगा और इस मुद्दे पर भारत को अगर न्यूट्रल ही रहना है दोस्तों तो कमेंट में ये सजेशन जरूर दीजिएगा कि भारत को बीच में रहना चाहिए, किसी की तरफ नहीं झुकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत
भारत को भी अपना काम निकालना है आने वाले समय में। अगली खबर की बात करें जहां पर यूएई भारत व्यापार समझौते को मोदी सरकार के विदेश नीति की सबसे बड़ी कामयाबी आखिर क्यों कहा जा रहा है, आपको बता दें दोस्तों। भारत और यूएई के बीच शुक्रवार को हुए आर्थिक और व्यापारिक समझौते ने नए आर्थिक क्षेत्रों में नए अवसरों के साथ भारतीय कारोबारियों के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी बाजार में नए दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ यह आर्थिक भागीदारी समझौता मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसके तहत 2014 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं महसूस की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शुक्रवार को हुई ये साझेदारी कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंचने जाने की संभावना है दोस्तों। ऐसे में मोदी जी की विदेश नीति को दोस्तों आप लोग 0 से 100 के अंक में कौन सा नंबर देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, नाइट कर्फ्यू से लेकर सभी पाबंदियां खत्म, सीएम की अपील मास्क पहने और गाइडलाइन का पालन करें। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण पर समीक्षा बैठक की है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कल मध्य रात्रि से नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला ले लिया है दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर बड़ी खबर, तीसरे फेज तक में भाजपा को भारी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी को उम्मीद जग गई है कि वो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर लेगी। हालांकि पहले 2 राउंड में जिस तरह से कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आया है, उससे 300 का आंकड़ा इस बार आसान नहीं नजर आ रहा। जी हां, इतना जरूर है कि चौथे से 7वें चरण तक के मतदान के बीजेपी के समर्थन में जाने के आसार नजर आने लगे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जवाब जरूर दीजिएगा। और आपके हिसाब से कौन होने वाला है उत्तर प्रदेश की विजयी पार्टी और कौन होने वाला मुख्यमंत्री, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां अखिलेश की रैली में बेकाबू भीड़ ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस को करना पड़ गया लाठीचार्ज और अखिलेश को भाषण बंद करके कहना पड़ गया सिक्योरिटी रोको रोको। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव को मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। भीड़पुर के रैली स्थल से जैसे ही अखिलेश का हेलीकॉप्टर रवाना होने को हुआ, भीड़ ने बेकाबू होकर सारे बैरिकेड तोड़ दिए और उनके पास तक पहुंच गई। इससे पहले भी रैली को संबोधित करने जब अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मंच के पास तक पहुंच गई। मंच के आगे लगे बैरिकेड तोड़ते हुए लोग सीधे नीचे जा पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठी चार्ज किया, तब जाकर अखिलेश यादव को सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, जो अगली खबर आ रही है, बहराइच में मोदी का विपक्ष पर हमला, इन लोगों ने उकसाया था ये भाजपा की वैक्सीन है मत लगवाओ कहकर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को बहराइच में चुनावी जनसभा के दौरान सभी विपक्षी दलों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ इन लोगों ने उकसाया था, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मत लगवाना। जैसे वैक्सीन में आपके उनकी बातें नहीं सुनी, वैसे चुनाव में भी आपकी ही चलनी चाहिए, यानी उनकी बातें मत सुनना। पीएम मोदी ने कहा कि आपने हमारी बात मानी और टीका लगवाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और तो और इन लोगों ने तस्वीरें दिखाकर यूपी को बदनाम करने का भी काम किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनधन खाते के साथ जब हमने मोबाइल फोन और आधार को जोड़ा तो ये सुरक्षा चक्र और मजबूत हो गया और हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों को भी जनधन खातों के कारण बैंकों से आसान ऋण मिलना संभव हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर यूपी चुनाव से एक और खबर, राम मंदिर के लिए तरसाने वालों को वोट के लिए तरसाओ, अयोध्या में बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अयोध्या में राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए लोगों से अपील की है कि इन तीनों दलों ने राम मंदिर के लिए वर्षों तक देश के लोगों को तरसाया है और अब मौका आ गया है कि जब राम भक्त इन्हें वोट के लिए तरसा दे। जी हाँ दोस्तों, मलकीपुर
कैमूर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी जी ने लोगों से इन तीनों दलों को वोट की चोट से विसर्जन करने की अपील भी की और राज्य में फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का आग्रह किया है। दोस्तों, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी ने कहा है, आप याद कीजिए मैं 5 साल पहले आया था, तब कहा था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। क्या राम मंदिर का निर्माण सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? हम भाजपाई जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि दोस्तों बड़ी बात योगी जी ने भाषण में कही है। क्या कहते हैं आप लोग? अगर योगी जी की बात सत्य है दोस्तों तो कमेंट में जय श्री राम 3 बार जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां क्या सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की है कोशिश? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने दे दिया है ये जवाब और कर दिया है उन अटकलों का पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की चर्चा को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा तो कभी मेरे दिमाग में भी ख्याल नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि वे इसके बारे में सोचते भी नहीं है। पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। तो वहीं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने नीतीश कुमार के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने की खबरों पर कहा कि चर्चा में किसी तरह का खर्चा नहीं होता है, चर्चा होती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक बिहार में सरकार चलेगी। नरेंद्र मोदी देश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार व प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हुई थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के कहने के बाद ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति बनने की अफवाह उड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर अचानक मार्केट से गायब हुए 2000 के नोट, आखिर क्या है वे बड़ा कारण आपको बताते हैं दोस्तों। जिस नोट के हाथों में आने से चेहरे पर चमक आ जाती है वो 2000 का नोट आजकल बाजार के चलन में कम दिखाई दे रहा है। शायद आपने भी इसे नोटिस किया हो। आखिर इसके बाजार से गायब होने के पीछे का सच क्या है? सरकार की तरफ से लोकसभा में जानकारी दी गई थी कि वित्त वर्ष 2020 और 2021 में 2000 का नया नोट नहीं छापा गया है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के डेटा के अनुसार 2019 में 1 लाख रुपए के नोटों में 2000 के नोटों की संख्या 32,910 रुपए होती थी। ये मार्च 2021 तक घटकर 24,510 रुपए रह गई। 30 लाख करोड़ रुपए के कुल सर्कुलेशन में 2000 के नोटों का मूल्य 2019 में 6,58,000 करोड़ था। एक साल बाद 2020 में ये घटकर 4,90,000 करोड़ रह गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 500 रुपए के नोटों का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर दुकानदार नहीं कर सकेंगे अब राशन देने में गड़बड़ी, सरकार ने राशन से जुड़े नियम में कर दिया ये बदलाव। जी हाँ दोस्तों, राशन के वितरण के लिए सरकार लोगों को राशन कार्ड देती है। इस कार्ड की मदद से लोग अपने घर के पास किसी भी राशन दुकान से राशन की सुविधा उठा सकते हैं। कोरोना काल में राशन कार्ड की मदद से सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा पहुंचाई थी दोस्तों। ऐसे में इनमें काफी ज्यादा घपला भी हुआ था दोस्तों। लोगों को, पूरे परिवारों को राशन नहीं मिल पाता था और सही वजन पर भी राशन नहीं मिलता था दोस्तों। लेकिन अब सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव और कदम उठाया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक तराजू से अब होने वाला है राशन का वजन। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि राशन की दुकानों पर दुकानदार लोगों के साथ कई बार बेईमानी करते हैं और उन्हें घटतौली के द्वारा कम राशन दिया जाता है। ऐसे में इन मामलों को रोकने के लिए सरकार ने ये नया नियम बना दिया है दोस्तों। अब सभी राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी ईपीओएस की चीजों की इलेक्ट्रॉनिक तराजू की मदद से लोगों के साथ कम राशन देने की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते जाए एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ा झटके का खबर है। अप्रैल 2022 से दुगनी हो सकती है रसोई गैस की कीमतें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लग सकता है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब रसोई गैस भी उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने वाली है। अप्रैल से खाना बनाना और भी महंगा हो सकता है। दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो गई और अप्रैल से इसका असर भारत पर भी दिखने को मिल सकता है दोस्तों, जिससे यहाँ भी गैस की कीमतें दुगनी हो सकती हैं। आपको बता दें ये किल्लत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर ये गैस की किल्लत है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में सरकार के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल में भी इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर इन सब
का असर आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ने वाला है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली खबर में दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।